कल का हमने बहुत सारा फाइल्स बना रखा है। ठीक है। अब मैं एक जुपिटर की फाइल बनाना चाहता हूँ क्योंकि जुपिटर मुझे चलाना है। ठीक है। भरत आप फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे क्या, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मैं अपने में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भरत पे अभी पहली बार। नॉर्मल नॉर्मल डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर करनी है अभी। हाँ, एक सेकंड, मैं वही वो जैसे आपने पहले करा था ना वही करना है। कीजिए शेयर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूंगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। क्यों? टाइम नहीं, इंस्टॉल नहीं होगा, एक्सटेंशन। हाँ। भरत, ये जो आपको दिख रहा है ना nb.ipynb, उसके बगल में एक प्ले बटन दिख रहा है बगर के साथ। नीचे नीचे, जी। इधर इधर साइड में, राइट लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट में आ जाए। हाँ, वहां पे नीचे देखिए एक स्क्वायर बन रहा है, उसके जस्ट नीचे, हाँ उसको क्लिक कीजिए, उस एक्सटेंशन है वो, उस पर क्लिक करेंगे आप। जी। क्लिक करेंगे तो एक सर्च बार एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। इस सर्च बार में आपको लिखना है जुपिटर लैब। आप जुपिटर लैब लिखें। हाँ। स्पेस के साथ ना। हाँ, जुपिटर लैब स्पेस के साथ, because अब कोई जरूरी नहीं, आ गया पहले ही आ गया। ये जो ये वाला। पहला वाला एक्सटेंशन आपका दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक करोगे, कर दीजिए क्लिक। अब इसके बाद एक विंडो खुला है, ठीक है, साइड में, उसमें इंस्टॉल बटन आ रहा है, उस इंस्टॉल को क्लिक कर ले। ये वाला। हाँ। अब वेट करेंगे जब तक वो चेंज होके अनइंस्टॉल में ना कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक का वेट करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ चीज को कि क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि ये भी सेटअप है और वो भी सेटअप है, दो दो सेटअप क्यों इंस्टॉल करवा रहे हो, यही कह रहे हो ना। मैं इसी को बताता हूँ, अभी थोड़ा सा स्क्रीन एक बार ये हो जाए, क्योंकि मैं करता तो मेरा में कंफ्यूज होता है। हाँ, कल मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से बताता हूँ, हाँ? क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। आप इसको क्लोज कर लो। मैं अभी इसको देख लो आप, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, इसको क्लोज कर लो, वेलकम स्क्रीन को भरत आप। ठीक है। अब जो आपने nb.ipynb बना रखा है ना, अब फाइल सिस्टम जो ऊपर जो है VS कोड दिख रहा है, VS कोड का सिंबल लेफ्ट हम्म। कॉर्नर पे, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे पेज की तरह सिंबल दिख रहा है, वो फाइल सिस्टम है, उस पर क्लिक कर लें आप। नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, बिल्कुल टॉप पे जाएं, कॉर्नर में बिल्कुल फाइल जहाँ पे लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है, वहां पे उसके नीचे देखिए पेज की तरह सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक कर लें। ये आपका फाइल सिस्टम था जो अभी खुला है। ठीक है। अब आ जाए भरत इस पे nb.ipynb पे, जो इधर शेल बना हुआ है जिसके अंदर प्ले बटन है, हाँ वहां पे लिखे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें लिखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, शेल में। ये शेल कहलाता है, ठीक है, जिस पर अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, ये शेल है। ठीक है। और ये एडवांस शेल है। इसमें आप एक बार में एक लाइन का भी कोड लिख सकते हैं और एक से ज्यादा लाइन का भी कोड लिख सकते हैं। ये न्यू फाइल क्रिएट करी गई थी। अब शिफ्ट एंटर को प्रेस कीजिए आप भरत, शिफ्ट को प्रेस करते हुए एंटर को भी प्रेस कीजिए। अब यहाँ नीचे कुछ चल रहा है, पाइथन 3.11.4 एक्टिवेटेड, अलाउ कर दीजिए, अलाउ एक्सेस। अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। जी। अभी कन्फिगर्ड हो गया, कन्फिगर्ड जैसे ही हुआ और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आया। अब हम कुछ भी लिखेंगे अगले शेल में या उसके बाद कुछ भी लिखेंगे, वो चलते रहेगा इस फाइल के लिए। जब जब हम नया फाइल बनाते हैं तब तब हमें ऐसे ही कन्फिगर करना पड़ता है। अब हाँ, अब मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, कंट्रोल एस करके सेव करना होगा। देखिए अभी जो जैसे nb.ipynb फाइल आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये भी फाइल सेव्ड नहीं है, इसीलिए सबसे ऊपर में देखो जहाँ पे nb.ipynb लिखा है वहाँ पे एक डॉट है। उस डॉट का मतलब है कि ये फाइल सेव्ड नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे तो वो हट जाएगा, एक बार करके दिखाना भरत आप। हट गया, देखो, मतलब फाइल सेव्ड है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम सेव करे बगैर ही चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, चल तो जाता है लेकिन सेव नहीं होता। हम जब बंद कर देते हैं VS कोड को तो सब डिलीट हो जाता है डेटा। तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि जब कभी हमारा कोड खत्म हो या हम चलाने वाले हों कोड को, तो हम कंट्रोल एस एक बार प्रेस कर ले। ठीक है। अब भरत आप अपना स्क्रीन हटा सकते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ समझाना है। ओके गाइज, देखो यहाँ पे आप लोग,
हाँ मैं सब बताता हूँ अब करके देखो। देखो आप लोग ऐसे करना है, ये फोल्डर जैसा है ना, देखो आप ऐसा समझो, यहाँ से फोल्डर ऐसा बन गया, तो यही तो बनाना था। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आने के बाद इस पे क्लिक कर लेंगे, सब सेलेक्ट हो जाएगा, बस इतना करना है और फिर लिखना है CMD। हाँ और फिर एंटर कर देना तो CMD खुल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हम इस फोल्डर के अंदर जाके VS कोड को लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे कल को कोई भी फाइल VS कोड के अंदर बनाएंगे तो वो इसी फोल्डर के अंदर होगा। अब समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहाँ से कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो VS कोड हमारा लॉन्च होगा इस फाइल को मदर फाइल मानते हुए, न्यू फोल्डर को। ठीक है, एंटर कर रहा हूं मैं, न्यू फोल्डर आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप कोड स्पेस डॉट लिखो इस पे, कोड स्पेस डॉट, ठीक है, CODE कोड स्पेस डॉट, एंटर कीजिए। अब VS कोड लॉन्च हो गया। अब ये एक पॉपअप आ रहा है आपके स्क्रीन पे, तो इसको ट्रस्ट करना होता है, तो इस पे चेक करके आप यस आई ट्रस्ट ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब ये इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है, देखो ध्यान से आप, इस फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर कोई पाथ है क्या, कोई फाइल है क्या? कुछ नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहा है, इससे फाइल बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इससे फोल्डर बनते हैं। ठीक है, यही दो मैंडेटरी हैं। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमें ऐसा एक टास्क बार मिल जाता है जिसके अंदर हमें कुछ लिखना होता है और वो फाइल का नाम लिखना होता है। अब जैसे ही मैं इस पे कोई फाइल का नाम लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी वो फाइल अपीयर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमने इस यहाँ पे CMD क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि हमें इस फोल्डर को एज इट इज खोलना था VS कोड के अंदर, क्योंकि कल को VS कोड के अंदर मैं फाइल सिस्टम तैयार करूंगा, फाइल बनाऊंगा, तो वो न्यू फोल्डर के अंदर ही बनती जाए बनती जाए बनती जाए, ऐसा हो। क्लियर है? ओके, अब इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं लेट से एक जुपिटर की फाइल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डॉट IPYNB करके मैंने एक जुपिटर की फाइल बना ली, और यहाँ पे भी देखो वो अपीयर हो रहा है, हो रहा है ना, इसी फोल्डर के अंदर अपीयर हो रहा है, कोई दिक्कत? किसको रीनेम करना? वो अनटाइटल को नहीं छोड़ना है, वो छेड़ना है जो वीकडे 7 है ना, उसके अंदर जाकर फाइल बनेगी, ऊपर में नहीं। ठीक है, उसके नीचे जो है ना। ठीक, अब देखिए क्या हुआ था, मैंने जुपिटर को अलग क्यों इंस्टॉल करवाया और इसको अलग यहाँ पे VS कोड के अंदर जुपिटर क्यों इंस्टॉल करवाया, तो क्या हो रहा था वो समझते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को, कल भी बताया था बेसिकली, कि हमारा ये जो है वो जुपिटर को हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, ये जुपिटर का क्या था? सेटअप था, जुपिटर का सेटअप। ठीक है, ये जुपिटर का सेटअप अपने साथ एक एक्सटेंशन लेके आया था जिससे ये कनेक्ट हो सके किसी एडवांस एडिटर से, और ये था हमारा VS कोड। ठीक है, ये VS कोड था। VS कोड का कहना ये है कि मैं हर तरह के फाइल सिस्टम को बना सकता हूं प्लस रन करा सकता हूं, लेकिन रन कराने के लिए हमें वो कोर सेटअप चाहिए होता है जो आप अलग से डाउनलोड करोगे, इसीलिए हमने जुपिटर को अलग से डाउनलोड किया था CMD। समझ में आ गया? जब हमने लिखा था ये पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, तो ये बेसिकली हमारा कोर सेटअप डाउनलोड हो रहा था हमारे PC में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? और ये अपने साथ एक्सटेंशन लेके आया था। अब क्योंकि हमें VS कोड के साथ इसे मर्ज करना है, तो VS कोड के अंदर भी हमें एक्सटेंशन जुपिटर का डाउनलोड करना पड़ता है, और वही मैंने सर्च करवाया था एक्सटेंशंस के अंदर जाके। क्या सर्च करवाया था? जुपिटर लैब। और जो जुपिटर लैब का जो सबसे पहला वाला लिंक आ रहा था उसको क्लिक करके बोला था इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। जब वो एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो वो बेसिकली इस कनेक्टर को ही डाउनलोड कर रहे थे, जो सेटअप से जाके कनेक्ट होगा
और जो भी आप इस पे जुपिटर लैब का कोड लिखोगे जुपिटर लैब की फाइल पे, वो यहाँ पे भले ही लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रोसेस होने के लिए किसका सहारा लेगा? कोर सेटअप का सहारा लेगा इस एक्सटेंशन की हेल्प से। समझ में आ रहा है? तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही थी वो इसके द्वारा हो रही थी, जो वीएस कोड के अंदर नहीं है लेकिन हमारे मशीन में है, और इस एक्सटेंशन के द्वारा हम इससे कनेक्ट हो गए थे। बात समझ में आ रही है? और फिर हमने यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट किया, और जब जब हमने रन किया तो बेसिकली वो इसी से प्रोसेस करवाया जा रहा था, और इस एक्सटेंशन के द्वारा उस आंसर को हमारे पीसी तक ले आया जा रहा था, और हमारे आउटपुट में आंसर भी आ रहा था। ये बात समझ में आ रही है? तो आप वीएस कोड के अंदर कभी भी सेटअप नहीं इंस्टॉल करते हैं, बल्कि इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। सेटअप आपको ऑलरेडी बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? कल भी यही बात मैंने बताया था। ठीक है, जुपिटर पाइथन के साथ, आज जुपिटर के साथ बता रहा हूँ। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें कि वीएस कोड के अंदर कभी सेटअप नहीं आते। ठीक है, वीएस कोड खुद एक सेटअप है। ठीक है, खुद एक सेटअप है जो एडिटर है। उससे हम किसी सॉफ्टवेयर को, यानी कि किसी अलग सॉफ्टवेयर को कनेक्ट अगर करना चाहते हैं जो हमारे पीसी में रखा हुआ है, तो उसके लिए चाहिए होता है हमें एक्सटेंशन। और उस एक्सटेंशन को हम डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशंस नाम के आइकन पे क्लिक करके, और सर्च करते हैं उस नाम से कि भाई वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन है कि नहीं। जैसे जुपिटर का एक्सटेंशन चाहिए तो हमने एक्सटेंशन के अंदर जाकर जुपिटर लिखा था, तो जुपिटर का जो सबसे पहला लिंक आया था उसको हमने क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही इंस्टॉल किया, हमारा जो वीएस कोड है वो जुपिटर के कोर सेटअप से जाके हमारे मशीन में कनेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ओके भरत, इतना क्लियर है आपको भी? जी कृष्णा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे वीकडे 7 नाम से फोल्डर बना रखा है, और ये इसलिए बना रखा है क्योंकि मैं जो बैचेस लेता हूँ उसके अलग अलग फोल्डर्स हैं, इसलिए क्योंकि वो अलग अलग मैनेज हो सके। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब भी आप जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कोडर है, जरूरी ये भी साथ साथ है कि आप एक अच्छे फाइल हैंडलर भी है, मतलब फाइल को हैंडल करना आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सब हौच पौच हो जाएगा ना। हो सकता है कि आप जो फाइल सिस्टम ढूंढ रहे हो वो मिले ही ना। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह में जाते हैं या कुछ बड़ा कोड कर रहे होते हैं या अपना अपने लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें फाइल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेज फाइल नहीं करना आया तो आप कभी भी वेबसाइट तो बना लोगे लेकिन उसको होस्ट नहीं कर पाओगे। होस्ट मतलब जो ऑनलाइन होते हैं वेबसाइट, जैसे www.google.com एक्सटेंशन से कनेक्टेड है ना ये google.com, हम गूगल की वेबसाइट पे चलेंगे तो हम होस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें फाइल सिस्टम का पता ही नहीं है। तो हमें फाइल सिस्टम का पता होना जरूरी है। ठीक है? ओके, अब क्योंकि इस पूरे सेटअप को अब मैं जितनी भी क्लासेस लूंगा आज से लेकर 2 महीने तक जो पाइथन की चलेगी डेटाबेस के साथ साथ, वो सब इसी में रहेंगे। हाँ 2 महीने में हो जाएगा। स्टार्ट में ही हमारा थोड़ा स्लो है, लेकिन स्लो हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि शुरू में टाइम लगता है, एक बार बेस बन जाए हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये सारा सेटअप हमारा मतलब पाथ सेलेक्ट हो गया। सीएमडी अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये पूरे पाथ के साथ खुल रहा है। ठीक है, एक और तरीका है, हम यहाँ पे भी सीएमडी लिखे तो देखो हमारे मदर फोल्डर के साथ खुल रहा है, ड्यूकेट के साथ। और यहाँ पे ड्यूकेट के आगे डेस्कटॉप है, क्लास ऑन गेट और वीकडे 7, इसके अंदर तक पहुंचना था। लेकिन यहाँ पे यहाँ से सीएमडी लॉन्च करने पे ये तो मदर फोल्डर के साथ खुल रहा था। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार सीडी सीडी करके वहां तक पहुंचना पड़ता है। फिर से सीडी करके हम क्लास ऑन गेट तक पहुंचे, फिर सीडी करके हम कहाँ पहुंचे, वीकडे 7 में पहुंचे। देखो अब हम पहुंच पाए हैं जहां पे ये ऑलरेडी हम डायरेक्ट यहाँ से पहुंच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए हमने क्या कहता बोला था, उस फोल्डर के अंदर चले जाओ और यहाँ पे क्लिक कर लेना और सीएमडी लिख देना, इसी फोल्डर के साथ खुल जाएगा तुम्हारा सीएमडी। ठीक है, अब